कानून को डिक्टेटर की हैसियत की तरफ ले जाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरा है। और अभी ये समझने की ज़रूरत है लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और आम आवाम को, कि हिंदुस्तान को की आज़ादी में जिस तरीके की कुर्बानी देकर आज़ाद किया गया है, इसको बचाना हम लोगों का फ़र्ज़ है और यही वक्त आ गया है बचाने का। और ऐसे वक्त में जो नीतीश जी इस नौजवानों के दिल को तोड़ने का काम किया है और फिर इस सत्ता को बदल करके जहाँ गए हैं वहाँ वो नीतीश जी का रुतबा नहीं है। और उसी की एक कड़ी है कि आज सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन कैबिनेट और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो उनकी ज़िंदगी गुजरेगी वो इससे पहले वाले जो अलायंस में बीजेपी के साथ थे वैसी शक्ल सूरत इनकी नहीं होगी। और उसी का एक पॉइंट अभी झलकी की तरीके से बिहार के लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी अब्दुल बारी सिद्दीकी, नीतीश बाबू, लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे लोग एक इनकलाब लेकर के आए, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी होती है कि ईमान पे असर पड़ता है। ऐसी हालत में कहीं न कहीं किसी तरीके से नीतीश जी ने बीजेपी का दामन थामा। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश और हमारे साथ मौजूद हैं 20वीं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक उम्मीदवार रहे अब्दुल हई साहब। दर्शकों बता दें कि अब्दुल हई साहब ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल जो खैरी बांका में स्थित है, इनके फाउंडर भी हैं और साथ में स्टेट लेवल पे ये भी आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है इनमें सेवा दे रहे हैं, इनका काम कर रहे हैं। हम इनसे ही जानेंगे इनका परिचय। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। पहले आप परिचय दें हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मेरा नाम अब्दुल है, मधुबनी जिला के 20वीं ब्लॉक के खैरी बांका का मैं रहने वाला हूँ। जी जी। राष्ट्रीय जनता दल में क्या योगदान दे रहे हैं अभी आप? देखिए, अब नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में मैं 1 मिनट फाजिल टाइम लूँगा कि एक वक्त था जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन सब लोग आज़ाद नहीं हुए थे। जेपी आंदोलन के बाद पूरी आज़ादी के लिए यहाँ इनकलाब आया, जिसमें बिहार के ज़िम्मेदार लोग यहाँ इंटरेस्ट लिए। ऐसी हालत में आरजेडी बना। तो 90 से मैं 2000 तक प्रखंड अध्यक्ष रहा। एलायंस का ज़माना था। 2000 में मुझे आरजेडी की तरफ से पहली बार लालटेन के साथ टिकट मिला। सेंट्रल में कभी कांग्रेस से डॉक्टर शकील साहब एमपी और मंत्री हुआ करते थे, वो खुद विधानसभा में आ गए और बड़े वोट लाकर छोटे से कुछ वोट से मैं उनसे बैक रह गया, लेकिन अपनी पार्टी का काम ज़मीनी सतह पे करता रहा। और अभी मुख्तसर में मैं बता रहा हूँ कि अभी जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उस ज़माने में चित्रानंद मिश्रा अलायंस में आए, मुझे ऑल इंडिया कमेटी में डायरेक्टर बनाया गया, वहाँ भी मैंने निभा के काम किया। फिर प्रदेश में प्रदेश प्रतिनिधि रहे। अभी ज़िला अक़लीती कमेटी के सदर की हैसियत से मुझ पर जिम्मेदारी है और अभी पार्टी का काम अपनी मेहनत और काबिज से करते रहो। सर, बिहार में काफ़ी सियासी उथल पुथल है। महागठबंधन टूटकर फिर जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे वो एनडीए में चले गए और वहाँ भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि 4-5 रोज़ हो गए हैं सरकार को बने हुए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप तो पूरे बिहार पे नज़र रखे हुए हैं, बड़ा आपका भी चैनल हम लोग देखते हैं। नीतीश कुमार जी, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी अब्दुल बारी सिद्दीकी, नीतीश बाबू, लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे लोग एक इनकलाब लेकर के आए, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी होती है कि ईमान पे असर पड़ता है। ऐसी हालत में कहीं न कहीं किसी तरीके से नीतीश जी ने बीजेपी का दामन थामा। बहुत बड़ी बात कहा, सत्ता के भूख ईमान को भी ख़राब कर देता है। जी जी, ईमान को ख़राब कर देता है। जी जी। इनकी नेचर वो नहीं है। हम लोग ये देखा है उस ज़माने से, जिस ज़माने में जेपी आंदोलन हुआ था और कर्पूरी ठाकुर के ख्वाब को इन्होंने पूरा अज़्म किया था, लेकिन सत्ता ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से उनको वहाँ जाना पड़ा। जाने के बाद वहाँ एनर्जी उनके पास थी। जब बीजेपी के लोगों ने इन पे अटैक किया तो गरीबों के मसीहा लालू यादव के बीच इन्होंने फिर उसी अज़्म को दोहराया और इन्होंने गले लगाया। ऐसी हालत में लालू यादव के पौध से जो अभी तेजस्वी यादव इनकलाबी नौजवान है, पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस पे है,
कि जो काम कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में अधूरा रह गया, लालू जी नीतीश जी के ज़माने में अधूरा रह गया, आने वाले कल में तेजस्वी यादव पूरा करेंगे। लेकिन जब पूरे बिहार के नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ी 17 महीना में जब इन्होंने वादा किया था कि 10 लाख रोज़गार देंगे और टारगेट के करीब पहुंचने का काम करना शुरू किया, लोगों में जब उत्साह हुआ तो ऐसी हालत में बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और ऐसे वक्त में जो नीतीश जी इस नौजवानों के दिल को तोड़ने का काम किया है और फिर इस सत्ता को बदल करके जहां गए हैं वहां वो नीतीश जी का रुतबा नहीं है। और उसी की एक कड़ी है कि आज सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन कैबिनेट और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो उनकी ज़िंदगी गुजरेगी वो इससे पहले वाले जो अलायंस में बीजेपी के साथ थे वैसी शक्ल सूरत इनकी नहीं होगी। और उसी का एक पॉइंट अभी ये झलकी की तरीके से बिहार के लोग देख रहे हैं। भाई साहब, काफ़ी तजर्बा रखते आप हैं, आप बताएं कि लालू यादव के दबाव में इन्होंने यहाँ पाला बदला है या फिर बीजेपी के दबाव में इन्होंने पाला बदल दिया है? नहीं, लालू जी का कोई दबाव नहीं था। इसकी वजह है कि अभी रिश्ता एक अलग होता है। इनके ज़बान से हम लोगों ने सुना है भतीजा, और तेजस्वी यादव चचा के रोल की हैसियत से बराबर रिस्पेक्ट दिए हैं, लेकिन इनके मुंह में इस वजह से पानी आ गया है और डर गए हैं कि ऐसा न हो कि फिरका परस्त जो पार्टी है वो मुझे बैक कर दे और फिर सत्ता के भूख में ये यहाँ पे लिटिगेशन की हालत में इस पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। और ऐसे वक्त में गए हैं जिस वक्त लाखों नौजवानों को इस सरकार के ज़रिए 17 महीने में जो नौकरी मिली है उन लोगों के दिल को इन्होंने तोड़ने का काम किया है। और ऐसी हालत में आने वाला नस्ल इनकी तारीख़ में याद करेगा कि जिस तरीके से नौजवानों को इन्होंने बीच में छोड़ने का काम किया है। इनकी पहली तारीख़ जो देखी गई है कर्पूरी जी के ज़माने की, उनको इन्होंने अपने आप को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ बताया मुझे कि सीबीआई जिस तरीके से नीतीश जी के पलटने के बाद से सीबीआई का फिर हमला और ईडी का हमला शुरू हो गया है। लालू यादव पे से पूछताछ हुई, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव से पूछगछ हुई है। क्या लग रहा है कि फिर एक बार जो है बिहार की सियासत को बुरी तरह से पलटा जाएगा और इन लोगों को सलाख के अंदर डाल दिया जाएगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमें ये लग रहा है कि किसी भी हाल में तेजस्वी यादव को इस्लाह के पीछे नहीं डाल पाएंगे। इसकी वजह क्या? वजह यह है कि आप या हिंदुस्तान कानून से चलता है। जिस ज़माने का इन्होंने केस डाला है तेजस्वी पे या तेजस्वी के भाई बहन, 14 साल की उम्र थी उनकी। ये उम्र नाबालिग थी और रजिस्ट्री ऑफिस बगैर गैर रजिस्ट्री होती थी। और किसने रजिस्ट्री किया है? जो लालू जी को फंसाने का काम किया है, कहीं से कोई प्रूफ नहीं है। वो सिर्फ लोगों को डराने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में जो अपोजिशन लीडरशिप है वो घबरा करके कमज़ोर पड़े। लेकिन यही कि उसी का एक एग्ज़ाम्पल है कि सेबू सोरेन, जिनके फादर को गुरु के नाम से जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान के नाम लोग गुरु कहते हैं। बेटा कहाँ है? आज उनके बेटा को ज़बरदस्ती एक नए तरीके से ड्रामाई अंदाज से सीबीआई गवर्नर के पास साथ ले जा करके रिज़ाइन करवाता है, जो हिंदुस्तान की पहली तारीख है। तो क्या कानून है यहाँ? तो ये कानून को बरकरार है? कानून में जानना चाह रहा नहीं, कानून को डिक्टेटर की हैसियत की तरफ ले जाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरा है। और अभी ये समझने की ज़रूरत है लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और आम आवाम को, कि हिंदुस्तान को की आज़ादी में जिस तरीके की कुर्बानी देकर आज़ाद किया गया है, इसको बचाना हम लोगों का फ़र्ज़ है। और यही वक्त आ गया है बचाने का, क्योंकि यहाँ कानून को तोड़ने का काम किया जा रहा है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि देश की आज़ाद होने के बाद से हमारा देश हिंदुस्तान ये आइन से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन अब कभी बाबरी मस्जिद, कभी ज्ञान बापी मस्जिद, इस तरीके से जो मामलात को उजागर किया जा रहा है। क्या लग रहा है इस तरह से अगर ये मामलात चलते रहेंगे इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, अभी ये टेम्पोररी वक्त है। ये दुनिया की जो तारीख़ है उसमें हमेशा कभी न कभी इस तरीके के लोग आ जाया करते हैं। आपने देखा होगा कि
गांधी जी ने इस तरीके से इनकलाब बर्पा करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया, और तारीख़ है कि गोडसे जैसे लोग पैदा होकर के गोली मार देने का काम किया। तो वही अभी हिंदुस्तान के लिए एक ज़िल्लत का टाइम है कि आज देश की कानून की हिफाजत न करके, देश के महंगाई बेरोज़गारी पे नहीं ध्यान दे करके आज धर्म के नाम पर हुकूमत को ले जाया जा रहा है। जाहिर है कि कानून यहाँ अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि जितने भी मज़हब के लोग हैं अपने अपने मज़हब पे वो आज़ाद हैं, और देश के कानून पे अमल करना उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आज कानून को बदला जा रहा है और हिंदुस्तान को बाकायदा इंतसार की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन यकीन है कि हिंदुस्तान के सपूत इस मरहले को आसानी से टार जाएंगे, और इस तरीके से फ़िरक़ा परस्त वाली जो ताकत है आने वाले 24 में इनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। क्या लग रहा है कि 2024 में बस 1-2 महीने के बाद हमें, जैसा कि मुझे अंदाज़ा है कि फरवरी में ही आचार संहिता नाफिज हो सकता है, चुनाव होना है, MP का चुनाव होना है, क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल रहेगा बिहार में खासकर? देखिए, हिंदुस्तान में भी इसका असर है, ख़ास के बिहार में जो अभी सानहा गुजरा है उसमें बीजेपी के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने पूरा सर्वे करा लिया है कि अगर तोड़ फोड़ की राजनीतिक नहीं करेंगे तो 24 में किसी भी हाल में सेंट्रल में यह सरकार नहीं आ पाएगी। उसी की एक कड़ी है कि नीतीश जी को पूरा लालच दे करके अपने पास ले गए। लेकिन ये जो 17 महीने में जिस तरीके से नौजवान देश का रीढ़ होता है, हर इनकलाब में नौजवान के इनकलाब से अहम रोल रहता है, उनके दिल को जो छोटा कर दिया है वो सभी नौजवान पूरे बिहार के वोट के माध्यम से बटन दबा करके इस तरीके के धोखेबाज को जवाब देंगे। और हमें लग रहा है कि 2 से 4 सीट भी NDA को नहीं आ पाएगा, और जितनी मेहनत की गई है सदाकत के साथ जो वादा किया गया पूरा किया गया है वो इंडिया गठबंधन यानी तेजस्वी यादव की नुमाइंदगी में यहाँ 35 से 30 सीट मिलने जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से फिर शोरगुल सुन रहे हैं कि एक बार फिर सरकार पलट सकती है और मांझी जी पार्टी NDA छोड़ सकते हैं, क्या लग रहा है, तजर्बा क्या कहता है आपका? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि ज़मीर इस तरीके से बिक गया है कि आज तारीख गिनीज बुक में बिहार के लोग शर्मिंदा हैं, जो पूरे दुनिया में जहाँ भी हैं, कि एक मुख्यमंत्री काफ़ी वैल्यूएबल पोस्ट है और उनको जब बदलने में देर नहीं लग सकता है दूसरी तरह क्या हो, तो मांझी जी को इधर आने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और अगर वो आते हैं तो उनका नाम इस वजह से अमर रहेगा कि ये नौजवान की जो आधे अधूरी नौकरी बाकी रह गई है वो तेजस्वी के जरिए पूरा हो। आप चाह रहे हैं, आप ये मैसेज दे रहे हैं मांझी जी को, आप वापस आ जाइए नौजवानों के लिए, नौजवानों के लिए और बिहार की तरक्की के लिए आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि जो काम नीतीश जी ने किया है उसका ये जवाब होगा और तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा और नौजवानों का दिल यहाँ से फिर एक तारीख में एक बिहार के फाउंडेशन में तरक्की में आपका पूरा योगदान होगा। आखिर में बताया कि RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं, उनके साहबजादे हैं, स्वाभाविक है, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब उन्हें आप क्या आपके दिल से कैसी दुआएं निकलती है उनके लिए, बताया? मैं लालू यादव के किरदार को देखा, मैंने बताया कि 77 में जब इलेक्शन हुआ था तो इंटर में था, तो उस टाइम से लेकर के 90 में हम पर जिम्मेदारी आई। ये आदमी रात में सोने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचता रहा और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, यहाँ तक कि जेल के सलाखों में रहे लेकिन अपने सिद्धांत से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमें यकीन है कि तेजस्वी यादव उन्हीं की औलाद है और पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि आने वाला टाइम इनका ब्राइट होगा और देश के लिए ये पूरा काम करेंगे और देश के लोगों का इन पर 100% विश्वास रहेगा। आपके एक बात को आप भी याद रखिए, दर्शक भी इंतजार कर रही है कि आप लोगों ने ही कहा था कि आबादी के हिसाब से, तनासुब के हिसाब से हम उम्मीदवारी देंगे। याद रखिए, पकड़ आपकी भी होगी अगर आपकी पार्टी, आपके नेता आबादी के हिसाब से अगर टिकट बंटवारा नहीं करते हैं। देखिए, अभी इससे पहले भी सरकार बनी है, प्योर RJD की भी बनी है जी जी, तो नुमाइंदगी हर तबके से लिया गया है।
जी जी, ठीक है। चाहे हमारे यहाँ तिवारी जी हो कि सिंह जी हो या मोहम्मदन हो या दलित हो, मियाँ जी की हम बात कर रहे हैं, मियाँ जी की हम बात कर रहे हैं। उनको भी पूरी नुमाइंदगी मिली है। और हमें यकीन है कि जितनी ताकत यहाँ बिहार के लोग तेजस्वी यादव को देने जा रहे हैं कि वो अभी वाले सर्वे को 100% उतारने का काम करेंगे। ये यकीन मैं आपको दिलाता हूँ, क्योंकि उनके नेचर से, उनके घर के नेचर से और गरीबों के मसीहा लालू यादव के नेचर से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब्दुल भाई साहब ने बताया है कि जो तनासुब है, जो परसेंटेज है मुसलमान की आबादी, उस हिसाब से टिकट दिया जाएगा। देखते हैं इनकी बातों में कितनी दम है और फिर इनके जो नेता हैं, सुप्रीमो हैं, वो किस हद तक इस पर अमल करते हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का बेसब्री से इंतजार है।